वेलकम टू PWOLI। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपकी संभव सीरीज में। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 29 एंड 30 को कवर करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स के जरिए हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके आज के इस सेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। इसके पहले का जो सेशन था उसमें हमने चैप्टर नंबर 27 एंड 28 कवर किया था और आज हम 28 के बाद 29 एंड 30 कवर करने वाले हैं। जो 29 चैप्टर है वो भारत में प्रेस के विकास के बारे में है। इस चैप्टर के साथ ही हमारी शुरुआत होगी और जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं भारत में प्रेस का विकास, तो हम ये भी समझते हैं कि भारत में प्रेस के विकास के समानांतर ही भारत के ऊपर प्रेस में जो भी कई प्रकार के प्रतिबंध थे उन्हें भी आरोपित किया गया। तो ये कहानी है विकास और प्रतिबंध दोनों के विकास की। तो समझेंगे कि किस प्रकार से भारत में प्रेस का विकास हुआ और उस पर किस प्रकार से प्रतिबंध अंग्रेजों के द्वारा आरोपित किए गए, उनके उद्देश्य क्या थे, इन्होंने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद हम लोग भारत में जो शिक्षा का विकास है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत प्रेस के विकास के साथ। जो पहला भारत का समाचार पत्र है उसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की का समाचार पत्र माना जाता है, जो 1780 में प्रकाशित होना शुरू होता है। इसका नाम अगर आप पूछें तो नाम था द बंगाल गैजेट या फिर कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। सरकार को लेकर ये बहुत ही क्रिटिकल थे, बहुत ही आलोचनात्मक रवैया था इनका, जिसके चलते इसे 2 साल के बाद ही यानी कि 1782 में बैन कर दिया गया। कई सारे समाचार पत्र और जर्नल्स और प्रकाशित होने शुरू हुए जो भारत में समाचार पत्रों के विकास का क्रम तैयार करते हैं, जैसे कि द बंगाल जर्नल, कैलकाटा क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर और बॉम्बे हेराल्ड। ये धीमे धीमे करके प्रकाशित होना शुरू होते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के जो भी बाशिंदे थे, अधिकारी थे, वो इस बात को लेकर घबराते थे क्योंकि वो प्रेस की ताकत को समझते थे। वो समझते थे कि जनाधार कितना जरूरी है और जनाभाव को प्रभावित करने में समाचार पत्र क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों के विकास के साथ ही प्रतिबंधों की कड़ी भी शुरू हो जाती है और वो इस बात को लेकर बहुत ही भयभीत रहते थे कि कहीं उनके कारनामे इन समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता के बीच ना निकल कर आ जाए। तो प्रेस के प्रति अंग्रेजों ने हमेशा से दमन की नीति को स्वीकार किया। हम देखते हैं कि समाचार पत्रों को शुरू किया गया और उसके समानांतर ही इनके ऊपर नियंत्रणों की कड़ी भी शुरू हो गई। नियंत्रण की कड़ी में जो पहला कदम उठाया गया वो था समाचार पत्र प्रक्षेपण अधिनियम 1799। और ये जो 1799 का अधिनियम है ये फ्रांसीसियों के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे समाचार पत्र के लिए या उसी के कारण था। हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेजली इसे लागू करता है। इसके माध्यम से यह कहा गया कि अगर कोई भी समाचार पत्र लगाया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, तो उसके ओनर, उसके संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र पर अंकित होना चाहिए। क्यों? पता हो किसे मारना है, ठीक है, और कहां पर जाकर इस समाचार पत्र को बैन अथवा बंद करवाना है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के प्रकाशन के लिए सचिव के पास पूर्ण प्रत्रेक्षण या फिर प्री सेंसरशिप का अधिकार दे दिया गया। मतलब वो समाचार पत्रों को मंगा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब आपके मन में एक भाव होगा और वो भाव ये है कि आखिर समाचार पत्रों को आप मंगाकर इतना वक्त कैसे पाएंगे कि आप उसमें ये देखें कि उसमें क्या गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी के आधार पर या तो आप उसे चलने दें या आप उसे बैन कर दें। तो ये आपके मन में भाव इसलिए है क्योंकि आपके मन में जो समाचार पत्रों को लेकर भाव है वो दैनिक समाचार पत्र का है और आपको लगता है कि एक दिन में छपने वाले समाचार पत्रों के लिए इतना वक्त तो नहीं होता कि हम उसे सेंसर कर सकें। तो देखिए, समाचार पत्रों का मतलब ये कतई नहीं होता कि उन्हें दैनिक रूप से ही प्रकाशित किया जाए। ये साप्ताहिक रूप से प्रकाशित हो सकते हैं, ये 15 दिवस के रूप में प्रकाशित हो सकते हैं या फिर आवधिक हो सकते हैं, मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद ये निकलेंगे, ठीक है। तो डेली हो ये जरूरी नहीं, इसीलिए सेंसरशिप लग जाती है। पूरे एक हफ्ते की न्यूज एक बार में आ रही है तो आप 2 दिन पहले मंगा के देख सकते हैं कि क्या प्रिंट किया जाने वाला है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स उदारवादी और प्रगतिशील था, इस वजह से ये नियमों में थोड़ी बहुत ढील दी गई और जो प्री सेंसरशिप थी उसे रोका गया। हम देखते हैं कि अनुज्ञप्ति नियम 1823 आता है, यानी कि लाइसेंसिंग नियम। जॉन एडम्स जो कि बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, वो 1823 में इन नियमों को आरोपित करता है। हमने देखा कि इसमें यह कहा गया कि प्रेस की स्थापना के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना होगा और अगर लाइसेंस आपने नहीं लिया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। और अगर आप लाइसेंसिंग की पॉलिसी अपनाते हैं तो इसका मतलब एक प्रकार से नियंत्रण तो आपने स्थापित कर ही लिया है।
ये नियम उन समाचार पत्रों के लिए थे जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या जिनके स्वामी भारतीय थे। कुल मिला के यहां पर इंडियन न्यूज़पेपर्स को टारगेट किया गया। इसका टारगेट राजा राम मोहन रॉय की पत्रिका मिरात उल अकबर भी हुआ करती थी और इसके चलते उन्हें इसका प्रकाशन बंद भी करना पड़ा। उन्होंने मिरातुल अखबार जो है उसके प्रकाशन के बंद होने के बाद इस अधिनियम का कड़ा विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से आप फ्री स्पीच को सेंसर कर रहे हैं और बोलने की आजादी छीन रहे हैं। फिर मेटकफ आता है 1835 में। मेटकफ एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, वो पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल नहीं था, लेकिन वो भारत में आने के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वो ये है कि वो सभी प्रकार के लाइसेंसिंग नियमों को रद्द कर देता है। लाइसेंसिंग नियमों के रद्द करने के कारण उसे भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1835 में उसने समाचार पत्रों को जो मुक्ति दी वो 1857 तक यथावत चलती रही। मैं सीधे सीधे कहूं तो ये 1876 तक यथावत चलती रही, क्योंकि 57 के विद्रोह के काल में जो सेंसरशिप के नियम लाए भी गए थे वो महज 1 साल के लिए ही थे। तो कुल मिला के जो मुक्ति समाचार पत्रों को मेटकाफ ने दी, उसके बाद ये समाचार पत्र लगभग आई विल से 40 सालों तक इंडिपेंडेंट रहे और अपने हिसाब से बातों को प्रकाशित करते रहे। आप अगर देखो तो 1835 के बाद 1858 तक किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगाया गया, 1856 तक। लेकिन जब 1857 में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए यहां पर अनुज्ञप्ति नियम 1857 लाया गया। इसका मुख्य कारण 1857 का विद्रोह ही था और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यह कानून लाया गया था। हमने देखा कि बिना लाइसेंस, अनुज्ञप्ति का मतलब यहां पर लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के आप जो समाचार पत्र हैं उनका मुद्रण नहीं कर सकते, ये अवैध माना जाएगा। सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी समाचार पत्र को किसी भी समय उसकी लाइसेंसिंग को रद्द कर सकते हैं। अधिनियम को यह भी अधिकार दिया सरकार को कि समाचार पत्र के साथ ही किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल या अन्य प्रकाशित सामग्री पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। अब आप ये देखिए कि ये पूरा जो अधिनियम है वो 1857 के विद्रोह के आधार पर लाया गया था और इसमें एक सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो कानून अपने आप ही रद्द हो जाएगा। तो इसमें 1 साल का सनसेट क्लॉज था और वो जो सनसेट क्लॉज था उसके तहत हम देखते हैं कि 1 साल के बाद ही ये जो कानून था वो रद्द हो गया। ठीक है, ये कानून रद्द हो गया। इस कानून के रद्द हो जाने के बाद प्रेस की स्वतंत्रता लगभग मेंटेन रही। हम देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए आरंभिक चरण में राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार के प्रयास किए। अगर आप उनके प्रयासों को देखें तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा का मुद्दा जनसामान्य के बीच में आ गया था। जब हम कहते हैं 19वीं शताब्दी का प्रारंभ तो हमारा तात्पर्य है 1801 ऑनवर्ड्स। 1801 ऑनवर्ड्स 19वीं शताब्दी। बार बार यह बात कही जाने लगी कि आप बोलने की आजादी दें, स्पीच और एक्सप्रेशन की आजादी दें, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में अपनी बातें कहने और लोगों तक पहुंचाने की आजादी दें। 1824 में राजा राम मोहन रॉय उस अधिनियम की तीखी आलोचना करते हैं जिसके आधार पर उन्हें मिलातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 1870 से 1918 के बीच में राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण था वो जिन मुद्दों पर केंद्रित रहा उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो प्रेस की स्वतंत्रता भी रही। ये आपको प्रेस को स्वतंत्र तो रखना पड़ेगा। इन मुद्दों में राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराना, राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण और प्रसार, जनमानस को प्रभावित करना, उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना, जन प्रदर्शन करना, भारतीयों की जुझारू राष्ट्रवादी कार्यप्रणाली से आम जनता को अवगत करवाना और उन्हें उस ओर मोड़ना। अब अगर आप देखो तो ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, इनके जितने भी उद्देश्य यहां पर आपको दिख रहे हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेस सबसे बड़ा हथियार है। अगर प्रेस के ऊपर ही नियंत्रण आरोपित कर दिया जाए तो ये अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति यहां पर नहीं कर पाएंगे और ये बात हमें एकदम स्पष्ट रूप से यहां पर विदित हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने प्रारंभिक दिनों में प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानती है और उनका इस बात पर पूरा जोर था कि प्रेस को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। हम देखते हैं कि कई निर्भीक और प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। आप अगर इन समाचार पत्रों का जिक्र करें तो हिंदू और
स्वदेश मित्र जी, हम देखते हैं कि द हिंदू जी सुमन अय्यर के संरक्षण में शुरू हुआ, दी बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, इंडियन मिरर, एन सेन, केसरी मराठी में, मराठा अंग्रेजी में, बाल गंगाधर तिलक, सुधारक, गोपाल गणेश आगरकर, हिंदुस्तान और एडवोकेट जीपी वर्मा। ये कई सारे लोग हैं जो अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं में अनेक प्रकार के जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, प्रकाशित होने लगे। अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रिब्यून और अखबार पंजाब में, गुजराती इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश और काल बंबई में, सोम प्रकाश, बंगवासी, ये अनेक प्रकार के समाचार पत्र थे जो यहां पर प्रकाशित होने शुरू होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देखिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्रसारित करना, नागरिक सेवा की भावना और अधिक व्यावहारिक तौर पर लोगों तक पहुंचाना था। ये इन समाचार पत्रों के माध्यम से धन नहीं अर्जित करना चाहते थे। इसका कभी उद्देश्य ये नहीं था कि लोग इसे खरीदें और पैसे दें। वो उसका इतना ही पैसा रखते थे जिससे कि प्रकाशन का मूल्य निकल आए। धन अर्जन कभी भी इसका उद्देश्य नहीं था। कई सारी लाइब्रेरीज में इन समाचार पत्रों की छवि बन गई। लोग इन्हें ढूंढने लगे और पढ़ने लगे। इन समाचार पत्रों की पहुंच और प्रभाव शहरों या कस्बों तक ही नहीं था, ये देश के दूर दूर के गांवों तक फैले हुए थे। अगर गांव में एक भी व्यक्ति पढ़ना जानता है तो उन समाचार पत्रों को लेकर बैठता था, पढ़ता था और बाकी लोग बैठकर सुनते थे। अक्सर लोग इकट्ठा हो जाते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, और कहते थे कि भैया अखबार में क्या छपा है, तनी पढ़ के सुनाना तो। और फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस अखबार में जो आई हुई खबर थी उसे पढ़ना शुरू कर देता था। लोग बहुत ही चाव से सुनते थे और फिर उन खबरों के ऊपर बातचीत की जाती थी। वो व्यक्ति जो पढ़ पाता था अक्सर सम्मानित होता था, उसको ज्यादा भाव मिलता था क्योंकि वो अखबार पढ़कर सुना सकता था। इससे लोग राजनीतिक रूप से शिक्षित होने लगे और राजनीति में भागीदारी भी धीमे धीमे प्रोत्साहित होने लगी। समाचार पत्रों में सरकार की भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीति की जमकर आलोचना की जाती थी और इन आलोचनाओं से जो अंग्रेजी सरकार है वो अक्सर डरती रहती थी और ये एक प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभाने लगे। सरकार ने प्रेस के दमन के लिए जो अनेक प्रकार के कानून बनाए उसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड का भी इस्तेमाल किया। इसकी धारा 124A सरकार को यह अधिकार देती थी कि वो किसी भी व्यक्ति को जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष उत्पन्न कर रहा हो या फिर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध आम जन को भड़का रहा हो, उसे सरकार गिरफ्तार कर सकती है और 3 साल के लिए जेल में डाल सकती है या फिर उसे देश निकाला भी दे सकती है। तो आर्टिकल या धारा 124A एक प्रकार से राजद्रोह का प्रावधान करता था। तो वो समाचार पत्रों के ऊपर ऐसे राजद्रोह का आधार लगा देते थे और उन्हें पनिश किया जाता था। निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार के इस रवैये से डरते नहीं थे। वो बहुत ही वेलकम करते थे कि ठीक है, आपने लगाना है तो लगा दो, बाकी हम तो अपनी बात कहेंगे। समाचार पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, उन्हें लालच दिया जाता था। जबकि समाचार पत्र जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की भर्त्सना करते थे उनके प्रति सरकार एकदम ऑपोजिट हो जाती थी। राष्ट्रवादी पत्रकारों के सम्मुख ये चुनौती हमेशा बनी रहती थी कि वो उपनिवेशी शासन के प्रयासों और षड्यंत्रों को कैसे अधिक से अधिक सार्वजनिक करें और लोगों को वास्तविकता से अवगत करवाएं। पत्रकारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता और विद्वता जैसे गुणों का होना इसीलिए अत्यंत अपरिहार्य था और आज भी हम पत्रकारों में इसी प्रकार की भावना चाहते हैं जो अक्सर हमें अब मुश्किल से देखने को मिलती है। कहा जाता है ना कि पहले ये समाचार पत्र छप कर बिका करते थे, अब बिक कर छपते हैं। मतलब कि समाचार पत्रों की स्पष्टता के ऊपर, निर्भीकता के ऊपर, आज भी निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। समाचार पत्रों ने तो जैसे राजनीतिक दलों का चुनाव कर लिया है कि ये कुछ समाचार पत्र हैं जो इस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे और बाकियों का विरोध, और ये कुछ समाचार पत्र हैं जो इस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे और बाकियों का विरोध। वो निष्पक्षता, वो निर्भीकता जो हमेशा से समाचार पत्र और इन्हें छापने वाले लोगों के बीच में अपेक्षित होती थी, वो आज धीमे धीमे खोती जा रही थी। लिटन का शासनकाल शुरू हुआ तो उसने प्रतिक्रियावादी नीति का आरंभ किया। वो अफगान वॉर शुरू करता है और कई सारे ऐसे समाचार पत्र थे जो अफगान वॉर में भारतीय संसाधनों के दुरुपयोग की भर्त्सना कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लिटन को तमीज नहीं है,
लिटन भारतीय संसाधनों का दुरुपयोग एक दूसरे देश में युद्ध के लिए कर रहा है। हमारा इस लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे संसाधन यहां उपयोग में लाए जा रहे हैं और इस कारण काफी गंभीर आलोचना यहां पर इन समाचार पत्रों की जाने लगी, इन समाचार पत्रों के द्वारा की जाने लगी। इस बात से खतरा महसूस करके लिटन ने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का सीधा सा मतलब होता है देसी भाषा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। इसमें स्पष्ट कहा गया, यह कानून 1878 में आता है कि जो समाचार पत्र देसी भाषाओं में छापे जा रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा, उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा और केवल अंग्रेजी भाषा में ही समाचार पत्रों को छापा जा सकेगा। लिटन बेचारा बस इतना कह रहा था कि भाई तुम लोग अपनी भाषा में हमें भला बुरा कह के खुद ही पढ़ के समझ लेते हो, हमें समझ नहीं आता। मतलब तुम तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली में लिख के खुद पढ़ लेते हो। भाई हमको भी तो पता चले तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो। तो जो बोलना है खुल के बोलो, अंग्रेजी में बोलो। ये क्या बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयालम में अपनी बातें कहते हो। तो देसी भाषाओं में उसने इन समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दी। मैं आपको बता दूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लाया गया था, ये 1857 की क्रांति के बाद जो संबंधों में कटुता आई उसका परिणाम था। हम देखते हैं कि यूरोपीय प्रेस सरकार की नीतियों का समर्थन कर रही थी, महिमा मंडन कर रही थी और विवादास्पद मामलों में ब्रिटिश सरकार का पक्ष रखती थी। केवल देसी भाषाओं में जो समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे वो भारतीयों का पक्ष रखते थे, तो वही हमारी वॉइस, हमारी आवाज हुआ करते थे। हम देखते हैं कि लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरुद्ध सरकार की आलोचना बहुत तीव्र हो गई। अब यहां पर देखो, 1877-78 में एक भीषण अकाल पड़ा, जहां लाखों लोग दक्कन के रीजन में मौत के मुंह में समा रहे थे। वहीं दूसरी ओर लिटन दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन करवाता है, जिससे हमारे मन में गुस्सा आया। एक ओर लोग खाए बिन मर रहे हैं, दूसरी ओर पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब इससे ब्रिटिश सरकार को लेकर भारतीयों के मन में जो घृणा है, जो हेट्रेड है, वो दिन ब दिन और भी बढ़ता चला जा रहा था। लॉर्ड लिटन यह निष्कर्ष निकालता है कि इस असंतोष का कारण जो है वो मैकॉले और मेटकॉफ की गलत नीतियां हैं। उन्होंने भारतीय समाचार पत्रों को बहुत अधिक छूट दे रखी है। उसकी अफगान नीति की भी आलोचना हो रही थी। तो एक उसकी अफगान नीति की आलोचना और दूसरा उसका दिल्ली दरबार का आयोजन, ये दो महत्वपूर्ण कारण रहे जिसको लेकर उसकी आलोचना बहुत ही तीव्रता से की जाने लगी। अब आप देखो, 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वो इसी उद्देश्य से लेकर आया ताकि वो समाचार पत्रों के ऊपर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। और उसने कहा कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। जिला दंडनायक यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन्हें अधिकार दे दिया गया कि वे स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करवा सकते थे, जिसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा या नियंत्रण स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है। विभिन्न जाति, धर्म और वर्ण के लोगों के मध्य आपसी वैमनस्य को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी नीति अपनाई गई। दंडनायक यानी कि मैजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं था। देसी भाषा का कोई समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्यवाही से बचना चाहे तो उसे अपने पत्र की एक प्रमाण प्रति सरकारी प्रक्षेपण को देनी होगी, जिसमें वो ये देखेंगे कि कहीं आप सरकार के विरुद्ध ये कुछ छाप तो नहीं रहे हैं। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह रहा कि इस तरह अंग्रेजी एवं देशी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था। इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। ये नियम अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के ऊपर नहीं लगते थे, ये केवल देसी भाषाओं के ऊपर आरोपित होते थे। इस अधिनियम के तहत भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश और कई सारे अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध जो केसेस हैं वो फाइल किए गए। इस अधिनियम की जो एक बहुत बड़ा टारगेट था वो अमृत बाजार पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका जो सरकार के विरुद्ध बहुत ही तीखी आलोचना किया करती थी, उसे निशाने पे लिया गया और जब वो निशाने पर आया तो उस पर रेड करी गई। उस रेड की जानकारी अमृत बाजार पत्रिका को पहले लग गई। उन्होंने आनन फानन में सभी बंगाली के समाचार पत्र जलाए और खूब सारे अंग्रेजी में समाचार पत्रों को प्रकाशित किया और प्रिंट करके रख लिया। जब रेड पड़ी और उनसे कहा गया कि आप बंगाली में समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं और उसमें सरकार की आलोचना की जाती है, इसीलिए आपके इस समाचार पत्र को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने कहा, नहीं तो
हम लोग तो अंग्रेजी में प्रिंट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग तो बंगाली में प्रिंट करते हैं। बोले नहीं, चलो देखो। वो गए तो वहां पर उन्हें एक भी बंगाली का समाचार पत्र नहीं मिला, सारे समाचार पत्र अंग्रेजी में थे। इस प्रकार से वो इससे बच गए और उन्होंने रातों रात जो अमृत बाजार पत्रिका है उसे बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया। हम देखते हैं प्री सेंसरशिप की बाद में जो धारा है उसे हटा दी गई और प्रेस आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई, जिसका कार्य समाचार पत्रों को विश्वसनीय एवं सही जानकारी उपलब्ध कराना था। ठीक है, इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। अंततः 1822 में जब एक उदारवादी गवर्नर जनरल आते हैं, जिन्हें हम अक्सर प्यारा और अच्छा गवर्नर जनरल कहते हैं, तो लिटन आते हैं। तो लिटन के बाद रिपन आते हैं। रिपन जो वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हुआ करते थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे। लिबरल पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे ये उनके लड़के थे। तो ये जब भारत में आते हैं तो इनकी नीतियां काफी उदारवादी थी और इन्होंने अपने समय में समाचार पत्रों के ऊपर से ये जो नियंत्रण थे इनको रिवोक कर दिया, इन्हें हटा दिया। तो इन्होंने ये जो नियम कानून है इससे आजादी दी। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो आगे बात को समझो। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे पहले पत्रकार बने, पहले जिन्हें कारावास की सजा दी गई। बनर्जी को यह सजा जो दी गई थी वो उनके जो ज्वलंत लेख थे उनके लिए दी गई। द बंगाली के आलोचनात्मक संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था और उनकी निंदा भी की गई थी कि आप इस प्रकार से बंगाली जो विचारधारा है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, और इसी के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जेल में डाला गया। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रवादी प्रयास किए जा रहे थे उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बाल गंगाधर तिलक ने निभाई। तिलक 1893 में गणपति उत्सव और 96 में शिवाजी उत्सव शुरू करते हैं। ये लोगों के बीच में देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास करते हैं। अपने पत्रों जैसे कि मराठा और केसरी के द्वारा वो इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। वो पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने समाज के मध्यवर्गीय लोगों, किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों और मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया था। 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान चला दिया था। 96-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में ही कर ना अदायगी अभियान चलाया और किसानों से आग्रह किया कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वो सरकार को लगान अदा ना करें। 1897 में जब पूना में भयंकर प्लेग फैला तो तिलक प्लेग से निपटने के सरकारी प्रयासों के समर्थक थे। वो चाहते थे कि सरकार इंटरवीन करे और प्लेग से निजात दिलाए, लेकिन सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए थे उससे लोगों की समस्याएं और बढ़ी। जो प्लेग कमिश्नर रैंड था उसने जबरदस्ती लोगों को क्वारंटीन करने के लिए घरों से घसीटा और जब सेना घरों के अंदर घुसी तो उसने विमेन के रेप किए और घरों में लूटपाट भी की। इससे लोगों में असंतोष बहुत अधिक बढ़ा। पूना में प्लेग समिति के जो अध्यक्ष थे उनकी प्लेग कमिश्नर रैंड जो सही तरीके से इस मामले को हैंडल नहीं करते हैं बल्कि वो इस मामले को और बिगाड़ देते हैं। इसके विरोध में जो चापेकर ब्रदर्स थे वो प्लेग कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। सरकार की अकाल, मुद्रा एवं कर नीतियों ने भी लोगों में तीव्र असंतोष को जन्म दिया। लोग काफी ज्यादा नाराज थे। अब देखिए, सरकार लोगों में जो ये विद्रोही भावनाएं थी और जो भारतीय प्रेस की सरकार विरोधी रवैये थी उससे बहुत नाराज थी और दमन के लिए वो एक बहुत अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का फैसला किया। तिलक को अपराधी घोषित करने का निर्णय लिया गया उनके ज्वलंत लेखों के लिए। तिलक द्वारा केसरी में शिवाजी की महिमा का गुणगान करने के लिए कविता लिखने और शिवाजी महोत्सव के समय एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को सही ठहराने के आधार पर रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि वो इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हिंसा को भड़काते हैं, लोगों को बहकाते हैं। सरकार ने आरोप लगाया कि शिवाजी द्वारा अफजल खान की जो हत्या है इसको भारतीय द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की घटना के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब कि जिस प्रकार से शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की और वो गलत नहीं था, वैसे ही यदि भारतीय अंग्रेजों की हत्या करते हैं तो वो गलत नहीं है। अब देखिए, इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं अपने समाचार पत्र में। वो कहते हैं जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को जान से मारते हैं लेकिन उसमें आपका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, वरन
आप समाज के लाभार्थी कार्य कर रहे हैं बिना किसी द्वेष के, तो इसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और ऐसा वो अर्जुन को समझाते हैं ताकि वो अपनों के विरुद्ध हथियार उठा सके, बिना इस भावना से कि उनके ऊपर ये पाप आएगा कि उन्होंने अपने लोगों को मारा, क्योंकि वो ऐसा धर्म के लिए कर रहे हैं। उनका अपने लोगों से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। तो अगर किसी का अंग्रेजों से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, वरन वह आम जनता के, जनसाधारण के हित के लिए उनको जान से भी मार दे, तो वो अपराध नहीं है। और उनकी इन बातों से चापेकर बंधु बहुत अधिक प्रभावित भी हुए थे। इसी आधार पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। हम देखते हैं कि तिलक को इसके लिए दोषी ठहराया गया और 18 माह का सश्रम कारावास सुना दिया गया। हम देखते हैं कि इसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी के कई अन्य संपादकों को भी अलग अलग आरोपों में जेल भेजा गया और अनेक प्रकार की कठोर सजाएं भी सुनाई गईं। सरकार की ये जो कायरतापूर्ण कार्यवाहियां थी, इससे पूरे देश में नाराजगी रही। गिरफ्तारी के पश्चात बाल गंगाधर तिलक रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए। उन्हें लोगों ने लोकमान्य की उपाधि दे दी, यानी कि लोगों द्वारा जो आदरणीय है, जो सम्मानीय है। पूरे देश में जो तिलक है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए 18 माह के इस कारावास से आने के बाद। हम देखते हैं कि 1898 में एक अधिनियम द्वारा जो दंड संहिता की धारा रही 124A, उसे पुनः विस्तृत किया गया और उसमें एक नई धारा जोड़ दी गई जिसे 153A कहा गया। 153A कहा गया। इस धारा में प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार की अवमानना करता है या राज्य के विरुद्ध लोगों को भड़काता है, घृणा पैदा करता है विभिन्न समूहों के बीच में, तो यह दंडनीय अपराध होगा। और यह प्रावधान अत्यंत सब्जेक्टिव है, मतलब कि आप इन्हें किसी भी प्रकार से एक्सप्लेन और निरेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के विरुद्ध आसानी से कार्यवाही कर पाएंगे। इस नियम के विरुद्ध भी पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन किए गए। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के समय भी अनेक प्रकार के दमनकारी जो कानून है वो आरोपित किए गए थे। समाचार पत्र अधिनियम 1908 न्यूज़पेपर एक्ट आया था। ये आप देखो तो जो स्वदेशी आंदोलन है उस समय की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका जिक्र उस समय भी हमने किया था। इस यहाँ पे दंड नायकों को यानी मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वो किसी भी ऐसे समाचार पत्र की संपत्ति या मुद्रालय को जब्त कर सकते हैं जिसमें प्रकाशन सामग्री में लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 आया, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। लॉर्ड लिटन के 1978 के अधिनियम के सभी जो बेकार प्रावधान थे उन्हें यहाँ पे पुनर्जीवित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकारें किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रालय के स्वामी के पंजीकरण जमानत यानी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी को मांग सकती हैं। पंजीकरण की जो जमानत की न्यूनतम राशि थी उसे 500 रुपए न्यूनतम और 2000 रुपए अधिकतम तय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा कि सरकार को जमानत जब्त करने और पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया। पुनः पंजीकरण के लिए न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए मांगने का अधिकार दे दिया गया। मतलब एक बार अगर आपका पंजीकरण रद्द हुआ है तो दोबारा समाचार पत्र को शुरू करने का खर्चा और अधिक होगा। इस प्रकार से वो समाचार पत्र को चलाना दिन ब दिन मुश्किल बना रहे हैं। समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा, उसकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और जब्त करने का अधिकार भी सरकार के पास रहेगा। ठीक है, उसे जब्त करने का अधिकार भी सरकार के पास रहेगा। तो हम देखते हैं कि वो दिन ब दिन ये जो नियम कानून हैं उन्हें सख्त करते जा रहे हैं। उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता की छवि के कारण बाल गंगाधर तिलक देशद्रोह के आरोप झेलते रहते थे। हम देखते हैं कि उन्हें मैंडले जेल भेज दिया गया उनके ज्वलंत लेखों के लिए। उनकी गिरफ्तारी और निर्वासन के विरुद्ध में पूरे देश में आंदोलन चले, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं था। बंबई में कपड़ा मिल के मजदूर, रेलवे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल की, वो सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरे। रूस के साम्यवादी नेता लेनिन ने मजदूरों की इस हड़ताल का स्वागत किया और कहा कि हड़ताल भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रतिक्रिया में भागीदारी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उस दौरान जो नियंत्रण आरोपित किए गए उनकी बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी आलोचना को रोकने के लिए और राजनीतिक प्रदर्शनों का दमन करने के लिए भी कानून लाए गए। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस समिति को गठित किया गया जिसमें उनसे पूछा गया कि 1908 और 10 के ये जो अधिनियम हैं इनको रहने दें कि रद्द कर दें। ऑब्वियस सी बात है, तेज बहादुर सप्रू तो अपने लिबरल पार्टी के नेता थे ना, उन्होंने कहा भाई बंद कर दो, इसको रद्द कर दो। उन्होंने रद्द भी कर दिया।
भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 आया, और आपको पता है कि यह कानून जब आ रहा है तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दृष्टिगत लाया गया था। 1932 में इस अधिनियम का और विस्तार किया गया। आपराधिक संशोधित अधिनियम, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट इसे नाम दे दिया गया, और इसमें अन्य प्रकार की गतिविधियों को भी शामिल कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्री सेंसरशिप का प्रावधान किया गया। आप जो कुछ भी छापेंगे उसके पहले उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि समाचार पत्र जांच समिति, समाचार पत्र 1947 प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में लोगों को अधिकार के तौर पर दिया गया। हम देखते हैं कि इन्होंने अनेक प्रकार की सिफारिशें की जिससे समाचार पत्रों को स्वतंत्रता मिल सके। जैसे इन्होंने कहा कि 1931 का अधिनियम रद्द हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A में परिवर्तन हो, समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन किया जाए, 1931 के देसी राज्य असंतोष के विरुद्ध अधिनियम को रद्द किया जाए, और 1934 के देसी राज्य रक्षा अधिनियम को भी रद्द किया जाए। इस प्रकार अनेक कानूनों के रद्द करने के प्रावधान यहां पर ला दिए गए। ठीक है, तो ये तो सारी बातें हमने देखा कि किस प्रकार से जो प्रेस है उसके ऊपर नियंत्रण को स्वतंत्रता के पश्चात हटाया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः बहाल किया गया। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से प्रेस का विकास हुआ और किस प्रकार से प्रेस का जो नियंत्रण है उसे और अधिक प्रभावी बनाया गया। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 30 पे, यानी कि 30। तो 29 में हमने प्रेस के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर ली, और अब जब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 30 के ऊपर, तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे भारत में शिक्षा के विकास के ऊपर। भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा के विकास पर जो हमारी बातचीत होगी वो चैप्टर नंबर 30 में होगी। तो भारत में शिक्षा का जो विकास है, सबसे पहले तो उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। हम देखते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, शुरुआती दौर में उन्होंने खुद को भारत में शिक्षा के मुद्दे से दूर रखा। बहुत ही स्वाभाविक सा कारण था उसका कि वो शिक्षा से दूर रहें। वो व्यापारिक कंपनी थी। जब उनके पास भारत में राजनीतिक शक्ति आ भी गई, तब भी उनका मूल प्रयास यही रहा कि वो अपने व्यापारिक हितों और लाभों की ओर ध्यान दे, बजाय इसके कि वो इस बारे में परेशान हो कि शिक्षा किस प्रकार से भारतीयों को दी जाए। ये आरंभिक चरण में उनका मूल विषय नहीं था। आप देखें तो शुरुआती 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। वो सिर्फ अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी, ना उसने उसके आगे और ना ही उसके पीछे को सोचा, और शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि थी भी नहीं। इन वर्षों में शिक्षा का प्रोत्साहन और विकास, उसके जो प्रयास किए भी गए वो व्यक्तिगत स्तर पर थे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि 1791 में वॉरेन हेस्टिंग्स कैलकाटा मदरसा स्टैब्लिश करवाता है। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। ये उसका व्यक्तिगत प्रयास था, जहां पर निश्चित तौर पर वो मुस्लिम उलेमाओं को और जो संभ्रांत वर्ग है उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल उसी प्रकार से 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेसिडेंट, जिनका नाम जोनाथन डंकन था, वो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाते हैं। अब ये उनका व्यक्तिगत प्रयास है, जहां पर हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करवाया जाता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का कैलकाटा मदरसा स्टैब्लिश करवाना हो या फिर जोनाथन डंकन का यहां पर बनारस संस्कृत कॉलेज को स्टैब्लिश करवाना हो, ये कोई ब्रिटिश संस्थागत प्रयास नहीं है, ये कुछ व्यक्तियों के प्रयास हैं। और ये आरंभिक प्रयास इसी प्रकार से थे। सन 1800 में वेलेजली असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्टैब्लिश करवाता है। ये वास्तव में जो सिविल सर्वेंट्स ब्रिटेन से इंडिया को गवर्न करने के लिए आते थे, उनकी ट्रेनिंग के पर्पज से था। सीधे सीधे कहूं तो ये उनका लवासना था, जहां पर उन्हें इंडिया के कल्चर और इंडिया की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रेन किया जाता था, ताकि वो जाने कि वो किसे गवर्न करने वाले हैं। वो हमें समझेंगे तो वो हमें बेहतर गवर्न कर पाएंगे, यही उद्देश्य था। भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों की शिक्षा यहां पर दी जा रही थी। हालांकि
1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया और इनकी ट्रेनिंग ब्रिटेन में ही होने लगी। कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज की शिक्षा पद्धति का ढांचा ऐसा था कि वो ऐसे शिक्षित भारतीय तैयार करना चाह रहे थे जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के जानकार हों और कानूनी प्रशासन में अंग्रेजों की मदद करें। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत ज्ञाताओं की जरूरत पड़ती थी और वो चाहते थे कि ऐसे लोग उन्हें ट्रेन होकर मिल जाएं जो मुस्लिम और हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सके, जिसके आधार पर वो भारत में बेहतर नीतियां बना सके। वो ये भी चाहते थे कि वो ऐसे लोगों को ट्रेन कर लें जो कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार देसी रियासतों के साथ उनकी भाषाओं में कर सके। तो इससे ज्यादा उनका यहां कोई उद्देश्य था नहीं। प्रबुद्ध भारतीयों और मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगता था कि पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य नीतियां, यदि उनके बारे में हमें बेहतर जानकारी होगी तो हम ज्यादा अग्रगामी होंगे। प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष ये निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही जो देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दुर्बलता है हम उसे दूर कर पाएंगे। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से जो परंपरागत धर्म भारत का है उससे भारतीयों में दूरी बनेगी और वो उस दूरी का लाभ उठाकर जो ईसाई धर्म है उसका बेहतर प्रसार कर पाएंगे। तो वो इस चीज को लेकर बहुत उत्साहित थे। हम देखें तो ये जो आरंभिक चरण है ये प्राच्यवाद का चरण है। प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वो भारत को भारतीय परंपरा के अनुरूप ही संचालित करना चाहते थे। तो प्राच्यवाद में उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को महत्व दिया, भाषाओं को भी महत्व दिया। फिर जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो पहली बार शिक्षा का संस्थागत ढांचा या फिर प्रयास प्रस्तुत किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का व्यय करेगी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 10 सालों तक ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया है, 1823 तक तो नहीं, लेकिन कम से कम एक संस्थागत प्रावधान तो किया गया कि कंपनी 1 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष खर्च करेगी। यह प्रावधान कर दिया इन लोगों ने। इस राशि को व्यय करने पर जो विवाद है वो 1823 में शुरू हुआ। 10 सालों तक तो किसी ने कोई बातचीत ही नहीं की और कोई चर्चा परिचर्चा इस बारे में नहीं हुई। 1823 में क्या होता है कि बात निकल कर आई कि भारतीय शिक्षा पर कंपनी का क्या व्यय है इसको रिव्यू किया जाएगा। जब बात रिव्यू की आई तो फिर इनके कान खड़े हो गए। इन्हें लगा कि अगर रिव्यू होगा तो जवाब क्या देंगे। आनन फानन में तय किया गया कि पैसे खर्च करने की योजना बनाई जाए। अब सवाल यह था कि वो पैसे खर्च करेंगे तो कैसे करेंगे। स्पष्ट मामला है कि वो अपना पैसा भारतीय शिक्षाओं के प्रसार या उसमें शिक्षा देने के लिए खर्च क्यों करेंगे। उनका तो मूल उद्देश्य यही रहेगा कि वो अंग्रेजी में शिक्षा दें और उसके लिए ही वो अपने पैसे खर्च भी करें। इस राशि के व्यय के ऊपर विवाद हो गया कि कैसे खर्च किया जाए, तो इसे खर्च नहीं किया गया। कुछ जो प्रबुद्ध भारतीय थे वो व्यक्तिगत स्तर पर अपना प्रयास भारतीय शिक्षा और शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए कर रहे थे। राजा राममोहन रॉय का नाम यहां पर सबसे पहले आता है। हम देखते हैं कि 1817 में वो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाने के लिए भारी अनुदान देते हैं। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित जो कॉलेज था इसमें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही थी, पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी के विषय पढ़ाए जा रहे थे। सरकार कलकत्ता, आगरा और बनारस इन 3 जगहों पर संस्कृत कॉलेज स्थापित करवा देती है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करवाने के लिए भी अनुदान दिए जाने लगे। इस बीच में जो मेन कंट्रोवर्सी थी दैट वाज ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद। विवाद एकदम साधारण है। अगर अंग्रेज पैसे खर्च कर रहे हैं तो उनका प्रयास होगा कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए पैसे खर्च किए जाएं। कुछ लोग थे जिनका मानना था कि इससे भारतीय भाषाएं व शिक्षा प्रभावित होगी, तो भारतीयों को शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाए। अब भारतीय भाषाओं में शिक्षा क्यों दी जाए? कुछ अंग्रेज भी थे जो इस बारे में सहमत थे कि भारतीयों को भारतीय भाषाओं के अनुरूप, उन्हीं के परंपराओं के अनुरूप ही शिक्षित किया जाए। इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो अंग्रेजों के इस प्रयास को लेकर निष्ठावान होगा और उसकी मदद से वो भारत पर बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे।
जबकि कुछ लोग थे वो कहते थे कि हमें अंग्रेजी बाबुओं की जरूरत है और बेटर कंज्यूमर्स चाहिए। एक तो उन्हें चाहिए थे इंग्लिश क्लर्क्स जो उनके प्रशासन में उनकी सहायता कर सकें। दूसरे स्तर पर यह वो दौर है जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण तीव्र है। ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है उसका सीधा प्रभाव जो है वो भारत पर है। भारत को वो एक कंज्यूमर क्लास देना चाहते हैं, ऐसा कंज्यूमर क्लास जो अंग्रेजी सामानों का बेहतर उपभोक्ता हो। अब वो उपभोक्ता कैसे बनेगा? अगर आप संस्कृत बोलेंगे तो आपका प्रयास होगा कि आप धोती कुर्ता पहने और एक पगड़ी बांध लें, लेकिन यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आप कोट पैंट पहनेंगे और हैट लगा लेंगे, बग्घी से चलेंगे, थिएटर जाएंगे और आप उनके उत्पादों के बेहतर कंज्यूमर उपभोक्ता होंगे। तो अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए या भारतीय भाषाओं में, इस बात को लेकर काफी विवाद छिड़ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी में दी जाए और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भैया, इनको शिक्षा तो भारतीय भाषाओं में ही दी जाए। हम ये देखते हैं कि जहां रोजगार में अवसरों की वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहीं पर परंपरागत भारतीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाए, इस पर भी जोर दिया जाने लगा। जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, और दूसरा धड़ा ये बोल रहा था कि देसी भाषाओं में शिक्षा दी जाए। तो ये विवाद छिड़ गया। लॉर्ड मैकॉले का एक मिनट आया, मैकॉले मिनट उसे कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद ने लॉर्ड मैकॉले का जो आंग्ल दल था उसका समर्थन कर दिया। 2 फरवरी 1835 को अपने स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मतलब उसने मान लिया कि देखो, हमें कुछ पैसे खर्च करने हैं और वो जो कुछ पैसे हम खर्च करेंगे वो निश्चित तौर पर हम उन भाषाओं के लिए तो नहीं खर्च करेंगे, हम उन भाषाओं के लिए तो वो पैसे खर्च नहीं करेंगे जो भारतीयों की है। मतलब जो पैसे खर्च होंगे वो अंग्रेजी भाषा के लिए किए जाएंगे। भारतीय साहित्य वो बड़ा डेरोगेटरी कमेंट करता है। उसका डेरोगेटरी कमेंट क्या है? भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। भारतीय साहित्य बेकार है, बकवास है। वो कहता है कि काफी आलोचना करता है भारतीय साहित्यों की। मैकॉले के उस सुझाव के पश्चात स्कूल और कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले अनेक प्रकार के स्कूल खोले गए। सरकार की योजना के अनुरूप सरकार के उच्च और मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित करने की एक सीढ़ी तैयार की गई। वो चाहता था कि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा यानी कि इंटेलेक्ट एवं प्रवृत्ति यानी कि टेस्ट से अंग्रेज हो। मतलब वो दिखते भारतीय हों, सीधे सीधे वो अंग्रेज हों। एक ऐसी श्रेणी ये होगी जो इंटरप्रेटर्स का काम करेगी। इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती रहेगी। हम देखेंगे कि वो विप्रवेशण सिद्धांत का इस्तेमाल करता है, अधोगामी विप्रवेशण सिद्धांत। क्योंकि उनके पास संसाधन कम थे और वो मास एजुकेशन नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो भारत में सभी को शिक्षित करें। उनका प्रयास यही था कि वो भारत में कुछ लोगों को शिक्षित कर दें और बाकी लोगों में जो शिक्षा का प्रसार है वो अधोगामी निस्पंदन के रूप में धीमे धीमे स्वतः हो जाए। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत बहुत ही साधारण सा है। आप एक स्पॉन्ज लीजिए, आपके घर में वो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज आता है ना, अगर आप उसे भिगाना चाहते हैं, अगर आप उसे गीला करना चाहते हैं तो आपको उसे पूरा पानी में डुबाने की आवश्यकता नहीं है। आप पानी की कुछ बूंदें उस स्पॉन्ज के ऊपर गिरा दीजिए और वो पानी की बूंदें धीमे धीमे रिसते हुए ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएंगी और थोड़ी देर में ही वो पूरा स्पॉन्ज भीग जाएगा। जिस प्रकार से स्पॉन्ज को भिगाने के लिए आपको पूरे स्पॉन्ज को भिगाने की जरूरत नहीं है, कुछ बूंदों की आवश्यकता है, बिल्कुल उसी प्रकार से भारतीयों को शिक्षित करने के लिए पूरे भारतीय समाज को शिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कुछ लोगों को शिक्षित कर दीजिए, धीमे धीमे वो बाकी के लोगों को शिक्षित कर देंगे। ये उनका एक सिद्धांत था। बट इस सिद्धांत के पीछे की जो मूल धारणा थी वो ये थी, पैसा नहीं है, सबको एजुकेट नहीं करना है। कुछ लोगों को कर देंगे, उनका काम हो जाएगा, बाकी होंगे तो सही, नहीं होंगे तो सही। जस्टिफाई करने के लिए सिद्धांत दे दिया। थॉमसन आते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत में, यानी कि जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन थे वो 1843 से 53 के बीच में थे। ये देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार करते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूलों को यहां पर बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जा रही थी। गांव के स्कूलों में कृषि विज्ञान और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के उपयोगी विषयों का अध्ययन किया जाने लगा।
अंग्रेजी के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे थॉम्सन का उद्देश्य ये था कि जो नवगठित राजस्व और लोक निर्माण विभाग है उसके लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके, और वो इसी के प्रयास में लगा हुआ था। इन बिटवीन चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड, जो कि अर्ल ऑफ एबरडीन हुआ करते थे, वो मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। आगे चल के ये एसओएस यानी कि राज्य सचिव भी बनते हैं। ठीक है, इनसे ये कहा गया 1854 में कि भारत में शिक्षा का विस्तार किस प्रकार से हो, आप उसकी एक विस्तृत योजना बनाइए। इन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की और इस डॉक्यूमेंट को डिस्पैच कर दिया इंडिया के लिए। वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने डिस्पैच किया इंडिया के लिए, मतलब भेजा, डिस्पैच करना मतलब भेजा, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा वो इंडिया में डलहौजी को मिला। उससे किसी ने पूछा कि भाई साहब क्या आया है, उन्होंने कहा वुड्स डिस्पैच आया है। इस योजना को वुड्स डिस्पैच इसीलिए कहते हैं क्योंकि चार्ल्स वुड ने एक डॉक्यूमेंट डिस्पैच किया था, वो इंडिया आ गया था, तो इसे वुड्स डिस्पैच कह दिया गया। इसमें भारत की शिक्षा के ऊपर एक विस्तृत योजना थी और यही कारण है कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इट वॉज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसकी सिफारिशें क्या थी? इसमें सरकार से कहा गया कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार वहन करे। ठीक है। इसमें कहा गया कि जो अधोगामी विप्रवेशन का सिद्धांत है वो केवल कागजों में है, इसका कोई जमीनी प्रभाव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ लोगों को शिक्षित कर देंगे तो सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पैसा मत बचाओ, आप मास एजुकेशन पर ध्यान दो। वो कहते हैं देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित करिए। वो कहते हैं कि जो आरंभिक शिक्षा है वो आप भारतीय भाषाओं में दीजिए। ठीक है, जिला स्तर पर आप आंग्लदेशी भाषाई हाई स्कूल एस्टैब्लिश करिए। जब आप हाई स्कूल की एजुकेशन में जाएं तो इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल करें। और फिर वो कहते हैं कि आप जो जिस प्रकार से लंदन विश्वविद्यालय है उसी की तर्ज पे तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में यानी कि बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करिए। ठीक है, इसमें एक कुलपति हो, एक सीनेट हो और उनके फेलो। ठीक है, नाउ इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे और उपाधियां यानी कि डिग्री देंगे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। स्कूल शिक्षा देसी भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, यह प्रयास किया गया। स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर भी उनका जोर था। ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे लोगों को नौकरियां मिलें और विमेन को भी एजुकेट किया जाए। वो तकनीकी विद्यालयों की भी बात करते हैं और कहते हैं कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए जाए। वो ग्रांट इन एड की व्यवस्था करते हैं यानी कि जो विद्यालय शिक्षाएं दे रहे हैं उन्हें सरकारी अनुदान भी मिले। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्थापित किया जाए। ठीक है, और इस विभाग का कार्य क्या किया गया कि शिक्षा की उन्नति और उसके प्रसार की आप समीक्षा करिए। इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, उसमें धार्मिक शिक्षाएं ना दी जाए। इस बात की भी घोषणा सरकार की शिक्षा नीति में थी कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। मतलब कि मैकॉले की जो योजना थी उसे ही यहां पर स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1757 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन कर दिया गया। 1840 से 58 के बीच में स्त्री शिक्षा में किए गए प्रयास काफी स्ट्रांग बने। इसमें जेईडी बेथुने का नाम आता है, जो 1849 में कलकत्ता में बेथुने स्कूल की स्थापना करते हैं और ये काफी ज्यादा प्रभावी स्कूल्स बने। बेथुने शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष थे। मुख्यतया बेथुने के प्रयत्नों के द्वारा ही आप देखो तो महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई। इन्हें सरकार की अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। इसी काल में पूसा बिहार में कृषि संस्थान और रुड़की में अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड ने जो विधियां और आदर्श तैयार किए थे लगभग 50 वर्षों तक ये चलते रहे और इनसे शिक्षा संस्था प्रभावित हुई। मानिए तो कुछ बातें तो वुड्स डिस्पैच की आज भी लागू होती हैं। ईसाई मिशनरी संस्थाएं भी इस दिशा में योगदान दे रही थी। तो वुड्स डिस्पैच ने जो प्रावधान किए थे बड़े ही प्रभावी थे। हम देखते हैं कि क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। मतलब 1858 के बाद जो शिक्षा का विस्तार है, प्रसार है वो किस प्रकार से हो रहा है। अगर आप उसे देखें तो हंटर शिक्षा आयोग आता है 1882-83 में। इस शिक्षा आयोग को क्यों लाया गया था? सीधे सीधे कहूं तो इसका उद्देश्य वुड्स डिस्पैच जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया था उसका यहां पर विश्लेषण या उसको काइंड ऑफ रिव्यू करना था कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा की गई है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर जोर दिया कि भैया आरंभिक शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए, आपकी आरंभिक शिक्षा अच्छी नहीं चल रही है। 1870 में
वो कहते हैं कि शिक्षा प्रांतों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब होती गई है और सीमित संसाधनों के कारण इस दिशा में अपेक्षित व्यय नहीं हुए हैं। 1882 में हम देखते हैं कि डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य मूलतः 1854 में जो वुस्ट डिस्पैच आया था उसकी समीक्षा करना था। इस आयोग ने क्या सुझाव दिए? सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर काम करना चाहिए। ये कहते हैं प्राथमिक शिक्षा पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ये उपयोगी विषयों और स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात करते हैं। सिफारिश थी कि प्राथमिक पाठशालाएं जो उनका नियंत्रण है उसे नव स्थापित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाए। सुझाव यह भी था कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। एक होनी चाहिए साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय के लिए हो, और दूसरा होनी चाहिए व्यावहारिक शिक्षा। जो नौकरियां करना चाहते हैं वो व्यावहारिक शिक्षा लें और जाकर नौकरियों में लगें, या व्यावसायिक शिक्षा आप कह सकते हो। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग के सुझाव अगले 20 वर्षों तक लागू रहे और हम देखते हैं कि अध्यापन और परीक्षा के लिए इसमें पंजाब विश्वविद्यालय 1822 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1827 में खोले गए। ठीक है, और इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था आगे चलती रही। इसी प्रारूप में आप देखो तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। मैं आपको बताऊं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए नहीं वरन विश्वविद्यालयी शिक्षा के नियंत्रण के लिए लाया गया था। ये कर्जन के समय की एक प्रतिक्रियावादी नीति थी, जहां पर वो ये मानता था कि ये विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रवाद का स्रोत हैं और अगर राष्ट्रवाद को दबाना है तो इन विश्वविद्यालयों के ऊपर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, वो बंगाल में रहता था, वो नहीं चाहता था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो राष्ट्रवादी निकले वो उसके लिए सरदर्द बन जाएं। तो वो उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किस प्रकार से करता है? प्रयास उसके एकदम स्पष्ट हुआ करते थे। क्या प्रयास था उसका? उसने क्या बोला कि जो विश्वविद्यालयों में सीनेट थी, जैसे कि हमने देखा कि कुलपति हैं, एक सीनेट है, सीनेट बैठती है और उसके कुलपति डायरेक्ट करते हैं, अध्यक्षता करते हैं और फिर वो डिसीजन लेती है कि किस प्रकार से करिकुलम होगा, कैसे परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, क्या चीजें शामिल होंगी, क्या चीजें शामिल नहीं होंगी। ये सारी बातें जो हैं वो उस सीनेट में निर्धारित की जाती हैं। सीनेट में चयनित और नामित सदस्य होते हैं। चयनित सदस्य जो थे वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते थे। तो यहां पर कर्जन क्या करता है कि जो विश्वविद्यालयों की सीनेट थी उसमें चयनित सदस्यों की संख्या को वो कम कर देता है और नामित सदस्यों की संख्या को बढ़ा देता है। और जो नामित सदस्य हैं जिनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, इन्हें नामित करता कौन है? इन्हें नामित करता है खुद वायसरॉय यानी कि कर्जन। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों की सीनेट के ऊपर उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। और जब आपने विश्वविद्यालय की सीनेट के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो आप विश्वविद्यालय के लिए किसी भी प्रकार के नियम कानून बना सकते हैं। उसके बाद उसने कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में रखा, यहां तक कि स्कूलों को भी विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में डाल दिया गया, जो कि आज नहीं किया जाता। कॉलेज तो विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में होते हैं लेकिन स्कूल विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में नहीं होते। ये बहुत ही स्वभावतः बात है जो हम लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्कूलों को भी जो विश्वविद्यालय है उनके नियंत्रण में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसने विश्वविद्यालयों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास किया। अब देखो कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। निजी प्रबंधन के तहत सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, शिक्षण संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसका उद्देश्य स्पष्ट यह था कि विश्वविद्यालयों की स्थिति को बेहतर किया जाए। इस अधिनियम में जो सिफारिशें आई वो 1904 में आई और उसी के तहत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। विश्वविद्यालय अध्ययन तथा शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, विश्वविद्यालयों के जो उप सदस्य हैं, फेलो हैं, उनकी संख्या और अवधि को कम किया जाए। यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हों। मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर निषेधाधिकार वीटो दे दिया गया। सरकार को अधिकार था कि सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन करके संशोधन कर सकती थी। ठीक है, अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत कर दी गई। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद को नियंत्रित करना था। ये मैं आपको बता चुका हूं। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या करने का प्रयास है। गोखले राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम कहते हैं।
शिक्षा नीति पर एक सरकारी प्रस्ताव 1913 में आता है। 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया और गोखले ने विधान परिषद में इसके लिए आवाज उठाई। शिक्षा नीति पर 1913 में अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया। हालांकि अशिक्षा को दूर करने की जिम्मेदारी स्वीकार की और प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वो समाज के निर्धन और पिछड़े वर्ग को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय ले लिया। हम देखते हैं कि 1917 से 19 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आता है। सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया, जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपना था। यद्यपि मैं आपको बताऊं कि सैडलर आयोग भारत में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं था, परंतु कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के निदान के लिए था। परंतु जब इसकी अनुशंसाएं आई तो उन्हें भारत में सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों पर लागू कर दिया गया। मतलब उसकी अनुशंसाएं केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रही। आया वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए था, लेकिन उसकी जो अनुशंसाएं थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रही। यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही संबंध था, किंतु सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू कर दी गई। आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की व्यवस्था का अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना होगा। सिफारिशें क्या थी? स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं, अपितु उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला दिया जाए। पहले हाई स्कूल के बाद सीधा ग्रेजुएशन होता था। इन्होंने इंटरमीडिएट एजुकेशन की शुरुआत की, यानी कि 11th और 12th। विश्वविद्यालय शिक्षा पहले 10 साल की होती थी, स्कूली शिक्षा 10 साल की होती थी, फिर सीधा यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा नहीं, 12 साल होना चाहिए, आप एक इंटरमीडिएट एजुकेशन ऐड करो। ठीक है। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा होनी चाहिए। वे छात्र जो विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार ना हो, उन्हें कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठित किए जाएं, जैसे कि आज होते हैं। ठीक है। और संबंधित जो नियम बनाए जाएं वो कठोर नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों को पुराने संबद्ध विश्वविद्यालयों एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे, के स्थान पर एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन एवं स्वायत्तपूर्ण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर बच्चे आके हॉस्टल्स वगैरह में पढ़ सकें। जो बहुत दूर दूर कॉलेजेस हैं उन्हें इकट्ठा करके क्लब करो और इकोसिस्टम डेवलप करो एजुकेशन का, ऐसी बात कहते हैं। महिला शिक्षा, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज और उसे प्रशिक्षण, अध्यापकों का प्रशिक्षण, उस पर उसने जोर दिया। 1916 से 21 के बीच में 7 नए विश्वविद्यालय आए। मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया और लखनऊ। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट सभी प्रांतीय विश्वविद्यालयों में लागू कर दी। द्वैत शासन के अधीन शिक्षा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन आ गया, जहां पर कुछ अधिकार प्रांत की सरकारों को दे दिए गए और कुछ अधिकार वायसरॉय ने अपने पास रख लिए। हम देखते हैं कि सरकार ने शिक्षा संबंधी मामलों में सीधे तौर पर रुचि लेनी बंद कर दी, क्योंकि ये मामला उन्होंने प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया। सरकार शिक्षा विभाग को 1902 से दी जा रही सहायता जारी रही, वो जो पैसे दे रहे थे वो देते रहे, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारें शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव तो नहीं ला सकी। 1929 में हार्तोग समिति आती है। हार्तोग समिति जो है वो शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आ रही थी उस पर बात करने लगी। मैं आपको बता दूं कि हार्तोग कमेटी को साइमन कमीशन ने गठित किया था। वो चाहते थे कि जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करे तो उसमें शिक्षा के बारे में भी प्रावधान हो, तो उन्होंने समानांतर तौर पर हार्तोग कमेटी की स्थापना कर दी। हम देखते हैं कि समिति ने प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा, लेकिन शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। वो कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, उसमें हर किसी को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। जो योग्य हैं केवल वही इंटरमीडिएट एजुकेशन में जाएं, केवल वही हायर एजुकेशन में जाएं। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए प्रवेश संबंधी नियम कठिन होने चाहिए। ये नहीं जिसको देखो वही हायर एजुकेशन में चला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि 1944 में सार्जेंट योजना आती है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रण मंडल,
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के लिए एक योजना तैयार करती है जिसे सार्जेंट योजना कहा गया। ये वर्धा योजना के अनुरूप ही थी। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी एजुकेशन, जैसे आज प्रेप एलकेजी यूकेजी होता है वैसे ही, ठीक है। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 11 मतलब 1 to 5 निःशुल्क व्यापक और अनिवार्य शिक्षा हो 11 से 17 6 सालों के लिए। यहां पर आप देखो तो कुछ बच्चों के लिए हायर एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। एकेडमिक एजुकेशन और टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में उच्चतर माध्यमिक पर आप डिवीजन कर दो, ठीक। तकनीकी वाणिज्यिक एवं कला विषयक शिक्षा की व्यवस्था हो। 20 वर्ष में वयस्कों को साक्षर बना दिया जाए। शारीरिक शिक्षा, मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा देने के पर बल दिया गया। 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य होना था। मतलब इनको अभी ये उम्मीद थी कि 40 वर्ष यहां रहेंगे, यद्यपि ऐसा नहीं होने वाला है और वो 40 वर्ष यहां नहीं टिकेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन आयोग आता है और विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा 12 वर्ष का हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर कर दी जाती है, ठीक है। अब हम यहां पर कुछ और भी बातें समझ लेते हैं। अंतिम रूप में समझ लेते हैं कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति का हम मूल्यांकन कर लेते हैं। सीमित रूप से ही सही, लेकिन आधुनिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार में अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सरकार आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसके लिए ईसाई मिशनरियों और मानवतावादी नौकरशाहों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। निम्न स्तरीय पदों पर भारतीयों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने आधुनिकता को जन्म दिया और वो अपने उन प्रयासों में सफल भी रहे। सरकार ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर इसीलिए दिया क्योंकि इससे वो प्रशासन में क्लर्क वाले पदों के लिए भारतीयों को नियुक्त कर पाते। सरकार को यह उम्मीद थी कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाने में सहायता देंगे। सरकार की अभिलाषा थी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीय अंग्रेजी रंग में रंग जाएंगे। शिक्षा ब्रिटिश विजेताओं और उनके प्रशासन का महिमा मंडन करेगी और अंग्रेजों की योजना यह थी कि आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा का प्रयोग करके वो भारत में अपने प्रभाव को और अधिक सुदृढ़ बना पाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिए जाने से यह आम भारतीयों की पहुंच से दूर हो गई और हम देखते हैं कि धनी वर्ग और शहरों में रहने वाले लोग ही शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा में स्त्री शिक्षा लगभग उपेक्षित थी। सरकार रूढ़िवादी थी, समाज का तबका रूढ़िवादी था, महिलाओं की शिक्षा को बहुत समर्थन नहीं मिलता था और उपनिवेशी शासन के लिए किसी प्रकार से फायदेमंद भी नहीं था कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भी दूर रही। 1857 के अंत तक देश में केवल 3 चिकित्सा महाविद्यालय थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, बस। अभियांत्रिक महाविद्यालय भी केवल एक ही था, रुड़की में। इस प्रकार से शिक्षा अनेक प्रकार से उपेक्षित रही, यद्यपि जो प्रयास हुए वो हुए। तो ये तो हमने पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है अंग्रेजों की उसे यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इस सेशन में हमने ब्रीफली 2 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की और उन्हें हमने कवर कर लिया है। तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा। अब आपसे मिलेंगे किसी और सेशन में, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।